हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों आज हम एक कंपनी या फिर शेयर की चर्चा करने जा रहे हैं जिसका नाम है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। सवाल उठा कि पिछले कुछ 5-6 महीनों के अंदर अगर इस शेयर प्राइस को अगर देखा जाए तो भाई साहब एकदम ऊपर गया था। कहाँ 3,500 से 4,000 रुपए पर शेयर से ये सीधा 6,000 रुपए पर शेयर गया और पिछले एक महीने के अंदर अंदर ही ये 6,000 से सीधा 4,000 वापस आ गया। यानी कि अपना सफर इसने पूरा कर दिया, राउंड सर्कल लेके आ गया। अब आज हम बात करेंगे कि ऐसा हुआ क्यों, इसके पीछे के अंडरलाइंग रीजंस क्या हैं। अगेन आगे बढ़ने से पहले एक बात बता दूं, यहां कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं होती। यहां केवल किसी भी शेयर के पीछे के ऊपर बढ़ने या नीचे गिरने के रीजंस का एनालिसिस होता है। कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन यहां पर नहीं होती, क्योंकि वो रिकमेंडेशन आपको केवल सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या रिसर्च एनालिस्ट के एडवाइस के बेसिस पर ही करनी चाहिए, और मैं वो नहीं हूं। ठीक है, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। अब सवाल उठा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का शेयर प्राइस पिछले कुछ दिनों में धड़ाधड़ गिर रहा है, मतलब 6,000 के लेवल को लगभग टच करके 4,000 आ गया। तो ऐसा क्यों हुआ? अब प्राइस गिरने से पहले हमें यह मालूम होना चाहिए कि प्राइस बढ़ा क्यों था। भाई 3,500 रुपए का प्राइस अचानक 6,000 रुपए चला कैसे गया था, वो भी 6 महीनों के अंदर ही। अब उसके पीछे का रीजन एनालाइज करते हैं। रीजन शुरू होता है 2023 के एंड से। अब ये 23 के एंड से हुआ क्या था? एक्चुअल में भारत में सबसे बड़ा ब्रोकर कौन है? सबसे बड़ा ब्रोकर है जीरोधा। अब जीरोधा ने क्या किया था कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट मतलब आपने सुना होगा निफ्टी, सेंसेक्स, इनके अंदर डेरिवेटिव की गेम्स होती हैं जहां लोग फ्यूचर ऑप्शंस के अंदर इनमें डील करते हैं। जीरोधा ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो सेंसेक्स था उसे अपने स्टॉक, क्योंकि एज अ स्टॉक ब्रोकर उन्होंने अपने पास लॉन्च किया था, और जीरोधा सबसे बड़ा मैं कह सकता हूं आज के डेट में ब्रोकर है। तो ह्यूज पब्लिक जो है इस तरफ अट्रैक्ट हुई थी, जिसकी तरफ बीएससी का वॉल्यूम जो था, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का डेरिवेटिव्स का वॉल्यूम बहुत तेजी से जंप हुआ था। अब सर इससे फिर फायदा तो जीरोधा को होना चाहिए, तो बीएससी को फायदा क्यों हुआ? आपको यह समझना पड़ेगा कि बीएससी का सोर्स ऑफ इनकम क्या है। बीएससी का सोर्स ऑफ इनकम है कि जब भी आप कोई भी शेयर खरीदते या बेचते हो, या तो बीएससी पे खरीदोगे या एनएससी पे खरीदोगे। ठीक है, एनएससी आज के डेट में लिस्ट नहीं है, होने वाली है, शायद इस ईयर एंड तक हो जाएगी। तो ओनली लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज कौन सी बची? बीएससी। तो जब बीएससी पे मान लीजिए अगर आप शेयर खरीदते व बेचते हो, तो खरीदने बेचने पे आपको एक ट्रांजैक्शन फीस लगती है जो कि बीएससी की इनकम में जुड़ती है। और अगर आप शेयर खरीद बेच रहे हो तो वहां पे फीस फिर भी कम होती है, परंतु फ्यूचर एंड ऑप्शंस यानी कि डेरिवेटिव्स के अंदर ये फीस बहुत ज्यादा होती है और अच्छी खासी इससे इनकम होती है। किससे? बीएससी को अच्छी खासी इनकम होती है। और दूसरी बात, अब बीएससी के प्रोडक्ट जैसे ही भारत की सबसे बड़े स्टॉक ब्रोकर जीरोधा पे गए, यानी कि जो बीएससी के जो प्रोडक्ट्स है वो जीरोधा पे बिकने शुरू हुए, तो भाई साहब उनको एक नई मार्केट मिली, और नई मार्केट मिलते ही बल्ले बल्ले हो गई, जिसके कारण कंपनी की रेवेन्यू काफी तेजी से बढ़ी। इनफैक्ट इतनी तेजी से बढ़ी कि शेयर प्राइस में आपने मूवमेंट देखा होगा, कहां 3500 से कहां 6,000 तक चला गया। ओके, तो ये तो था बढ़ने का कारण। अब आते हैं हम घटने के कारण पे, कि सवाल उठा शेयर प्राइस घटा क्यों? घटा इसलिए क्योंकि अगर पिछले 3-4 महीने के अंदर अगर आप देखें मार्केट का हाल, तो ओवरऑल मार्केट गिर रही थी। अच्छा, मार्केट के गिरने में ये एक पार्टिसिपेंट नहीं था, मतलब मार्केट सारी गिर रही थी बट ये फिर भी बढ़ी जा रहा था, तो इसका गिरने का इंतजार था तो वो गिर गया, बस। और क्या? तो यानी कि कोई और रीजन सर? नहीं, और कोई रीजन नहीं, और कोई भी फंडामेंटल वीकनेस हो कंपनी में, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, भारत में 2 स्टॉक एक्सचेंज है, जिसमें से बीएससी सबसे पुरानी स्टॉक एक्सचेंज है। ये और बात है कि एनएससी को काफी अच्छी एक्सचेंज इसके मुकाबले माना जाता है, और एनएससी में इससे ज्यादा, बहुत ज्यादा लोग भी वॉल्यूम भी ट्रेड होता है और ज्यादा इन्वेस्टर भी एनएससी पे खरीदते बेचते हैं। बट बीएससी भी अब एनएससी से टक्कर लेने के लिए एकदम तैयार बैठी है। आप जानते हैं एनएससी आने वाले कुछ महीनों के अंदर, जैसे मैंने भी बात किया कि शायद इस ईयर एंड तक लिस्ट हो जाएगा, तो बीएससी और एनएससी के बीच में अब एक अच्छा खासा मुकाबला होगा, क्योंकि मार्केट में 2 ही प्लेयर हैं जिनके बीच में अब मुकाबला होगा। एक के पास लगभग 70% का मार्केट शेयर है एनएससी, एक के पास लगभग 30% का मार्केट शेयर है। तो हमें एक इंटरेस्टिंग मुकाबला देखने को मिलेगा। अब इस मुकाबले में जिंदा रहना है तो बीएससी को अच्छे अच्छे काम करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो एज सच फंडामेंटल में कोई वीकनेस नजर नहीं आती, कुछ भी वीकनेस नहीं है।
ओके, तो फिर एक चीज मैंने देखी जब इसमें, तो मुझे लगा कि अच्छा इस वजह से ये गिरने के बाद उठ नहीं पा रहा बेचारा, जैसे ही गिरने उठने लगता है ना फिर नीचे लेट जाता है। तो उसका रीजन क्या है कि ये शेयर रिसेंटली अभी फ्यूचर एंड ऑप्शन बैन के अंदर चला गया है? अब ये क्या बला है फ्यूचर एंड ऑप्शन बैन? देखो, फ्यूचर एंड ऑप्शन बैन के अंदर कभी भी कोई शेयर जाता है तो वहां पर ना उसके शेयर प्राइस के अंदर मूवमेंट जो है ना वो आना बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब वो फ्यूचर एंड ऑप्शन में कोई उसे नहीं खरीद सकता। ये कब तक बैन चलता है, ये सारा कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाता हूं। एक छोटा सा देखिएगा यहां पर एक पॉइंट। एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम कहते हैं मार्केट वाइड पोजीशन। किसी भी शेयर की एक मार्केट वाइड पोजीशन होती है। उस मार्केट वाइड पोजीशन को निकालते कैसे हैं, पहले ये समझिएगा। हम उस शेयर का जो लास्ट मंथ का डेटा होते हैं ना वो निकालते हैं। जो लास्ट मंथ में वो शेयर कैश सेगमेंट के अंदर डील हुआ था। कैश सेगमेंट का मतलब होता है कि ये वो शेयर जो हम लोगों ने खरीदा होगा, मतलब डेरिवेटिव में नहीं, उसकी डिलीवरी ली होगी, ठीक है ना। तो उस डिलीवरी सेगमेंट में लास्ट मंथ में वो शेयर जितना भी एवरेज डेली बेसिस पे डील हुआ, डेली बेसिस का एक एवरेज निकाला जाता है। सब काम सॉफ्टवेयर कर लेते हैं, उसको 30 से मल्टीप्लाई किया जाता है। 30 से मल्टीप्लाई मतलब 30 दिन, तो उससे मल्टीप्लाई किया। और जितना भी फ्री फ्लोट अवेलेबल होता है मार्केट में, फ्री फ्लोट का मतलब क्या होता है, वो शेयर जो कि प्रमोटर्स के पास नहीं है, जो कि आम जनता के पास है, वो उसे कहते हैं फ्री फ्लोट, और उसका 20% निकाल लिया जाता है। इन दोनों में से जो भी लोअर आता है हम उसे नाम क्या देते हैं, मार्केट वाइड पोजीशन। क्या कहते हैं इसे, मार्केट वाइड पोजीशन। अब देखो जी, अगर मान लीजिए शेयर कोई फ्यूचर एंड ऑप्शन के लिए एलिजिबल है। कौन सा शेयर फ्यूचर एंड ऑप्शंस के लिए एलिजिबल होता है, सारे नहीं होते। ये डिसाइड करने का काम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का है। तो वो डिसाइड करते हैं अपने क्राइटेरिया के हिसाब से, अपने रिस्क के हिसाब से। कुछ शेयर ऐसे होंगे जो कि आपको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे मिलेंगे डेरिवेटिव्स के अंदर, कुछ ऐसे होंगे जो कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आपको मिलेंगे। तो अब होता क्या है कि अगर मान लीजिए कोई शेयर डेरिवेटिव्स के अंदर या फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर अवेलेबल है, तो अब क्या होगा कि उसमें लोग सौदा करना शुरू करेंगे। सौदा करना शुरू करेंगे मतलब अगर लोगों ने कहा है, अगर लोगों ने ये सोचा है कि ये शेयर आगे बढ़ना है, अगर ये शेयर आगे बढ़ना है तो इसे कहते हैं लॉन्ग पोजीशन मेंटेन की हुई है। बट अगर वो सोच रहे हैं कि नहीं नहीं ये शेयर आगे गिरना है, तो इसे कहते हैं शॉर्ट पोजीशन मेंटेन की हुई है। इन दोनों को अगर जमा कर दिया जाए तो निकलती है ओपन पोजीशन। और अगर ओपन पोजीशन जो है वो MWPL का 95% जो है वो क्रॉस कर जाती है, तो इसका मतलब है कि लोगों ने फ्यूचर में बहुत ज्यादा डील कर लिया है। इतने तो शेयर ही नहीं है जितने डीलिंग करने जा रहे हैं, तो रोक लो, रोको इन्हें, रोको। 95% क्रॉस होते ही रोक लगा दी जाती है कि अब कोई डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो फिर सवाल उठा, जिन्होंने ले रखे हैं वो अपनी पोजीशन खत्म कर पाएंगे। अब वो धीरे धीरे जब पोजीशन खत्म करेंगे तो ऑब्वियसली ये 95% नीचे गिरना शुरू होगा। जैसे ही ये नीचे गिरते 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 80% से नीचे आ जाएगा, बस हम उस शेयर को फ्यूचर एंड ऑप्शन बैन से निकाल देंगे और लोगों के लिए दोबारा ओपन हो जाएगा कि अब आप दोबारा से इसमें डील कर सकते हो फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर। अब जब तक ये 95% से 80% नहीं आता, तब तक लोग नए कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले पाएंगे। और अब सोचो, BSE 6000 से नीचे आया सीधा 4000 पे। अब होना क्या था, प्रॉफिट बुकिंग हुई और कुछ नहीं, क्योंकि पूरी मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग 6 महीने से चल रही है, BSE में के शेयर में हुई नहीं थी। तो इस वजह से लोगों ने जम के प्रॉफिट बुकिंग की। अब प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद नया इन्वेस्टर क्या करेगा, वो कहेगा भाई साहब अब इसे शेयर को लेना है। बट ज्यादातर लोग जो सौदे करते हैं वो करते हैं लॉन्ग या शॉर्ट के, यानी कि या तो फ्यूचर्स में डेरिवेटिव्स में डील करते हैं या फिर ऑप्शंस में डील करते हैं। अब वो ये लॉन्ग के सौदे कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि शेयर चला गया है बैन के अंदर। तो बैन के अंदर जाने के कारण आप देख रहे होंगे प्राइस ऊपर धड़ाम से नहीं आ पा रहा। तो इसलिए अब धीरे 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 ऐसे ही बस मूव होता रहेगा जब तक ये पोजीशंस नीचे गिरकर 80% नहीं हो जाती, तब तक इसके अंदर अब आप ज्यादा मूवमेंट नहीं देखेंगे।
फंडामेंटल कोई भी वीकनेस नहीं है शेयर के अंदर है सच, बस प्रॉफिट बुकिंग है, नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग है और कुछ भी नहीं। अगर आप भी इसी तरीके का एनालिसिस सीखना चाहते हैं, किसी भी कंपनी के फंडामेंटल एनालाइज कैसे किया जाता है किसी कंपनी को और क्या क्या बातें देखी जाती हैं सीखना चाहते हैं, तो वहीं साथ में लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास एक ज्वाइन ऑप्शन आ रहा होगा, जैसे आप क्लिक कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं स्टॉक मार्केट के कोर्सेस को, जहां पर अपने ज्ञान को स्टॉक मार्केट से रिलेटेड और कॉर्पोरेट से रिलेटेड आप बढ़ा सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए।